नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, देश की राजधानी दिल्ली में शानदार जीत हासिल करने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी अगले निशाने पर निकल चुकी है। वो लक्ष्य है बिहार विधानसभा चुनाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन बिहार में जुट गए हैं। पीएम मोदी के लिए बिहार कितना अहम है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 8 महीनों में 4 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने भागलपुर में नीतीश कुमार के साथ रोड शो किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री कहा और लालू यादव पर तीखा प्रहार किया। बिहार में फिर से जीत का दावा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को क्या सौगात दी है और विपक्ष पर क्या निशाना साधा है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत मखाना की माला पहनाकर किया गया। इसके साथ ही मिथिला पेंटिंग उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने भेंट की, जिसका सीधा सियासी संदेश मिथिला को गया। वैसे भी इस बार के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिथिला पेंटिंग से बनी साड़ी पहनकर सियासी बड़ा संदेश दिया था। अगला टारगेट बिहार होने वाला है और उसके बाद जब दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान किया गया तो वो भी मिथिला पेंटिंग की साड़ी पहने हुए थी। और सरकार बनने के बाद मंत्रियों का चयन बिहार चुनाव को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में किया गया। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोकस के मिथिला क्यों है। यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा टर्म तिगुना नतीजा आया है। पीएम मोदी लगातार लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में भी जीत का परचम लहरा रहे हैं। 2024 के आखिरी में हरियाणा, महाराष्ट्र जैसे राज्यों को फतह किया। 2025 की शानदार शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली की जीत के साथ हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन अभी एक और इम्तिहान बाकी है। वो इम्तिहान है बिहार का चुनाव। अगर नरेंद्र मोदी को बिहार के रूप में भी चौथा राज्य मिला तो फिर बीजेपी का पूरा पॉलिटिकल फॉर्चून बदलने वाला साल रहेगा। वैसे अभी भी देश के कितने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली फतह करने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी का अगला टारगेट बिहार विधानसभा चुनाव है। और इस टारगेट को साधने के लिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन बिहार में लगातार जुटे हुए हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दिल्ली चुनाव से लेकर सरकार बनने तक में पूर्वांचलियों को बहुत ज्यादा अहमियत देकर भारतीय जनता पार्टी ने यह बता दिया है कि उसका अगला ठिकाना बिहार चुनाव होगा। लेकिन अब इस मिशन में बीजेपी पूरी तरीके से जी जान से जुट गई है। साल 2025 के आखिर तक बिहार में चुनाव होना है, लेकिन मिशन बिहार में पीएम मोदी अभी से लग गए हैं।
दिल्ली में सरकार बनने के बाद से पीएम मोदी लगातार बिहार के दौरे पर हैं। एक के बाद एक दौरा कर रहे हैं। पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त भी बिहार से जारी की और अलग अलग विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 8 महीनों में 4 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं और जिससे बड़ा संदेश दे रहे हैं कि हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगला टारगेट बिहार है। मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए बिहार की धरती से पीएम मोदी क्या कुछ कह रहे हैं। साथियों, पूर्वोदय से ही विकसित भारत का उदय होगा और हमारा बिहार पूर्वी भारत का सबसे अहम स्तंभ है। बिहार भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। कांग्रेस आरजेडी के लंबे कुशासन ने बिहार को बर्बाद किया, बिहार को बदनाम किया। लेकिन अब विकसित भारत में बिहार का वही स्थान होगा जो प्राचीन समृद्ध भारत में पाटलिपुत्र का था। इसके लिए हम सभी मिलकर निरंतर प्रयास कर रहे हैं। बिहार में आधुनिक कनेक्टिविटी के लिए, सड़कों के नेटवर्क के लिए, जन कल्याण की योजनाओं के लिए एनडीए सरकार प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, बिहार के भागलपुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और दोनों उप मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से लेकर लल्लन सिंह, गिरिराज सिंह ने मखाने की माला पहनाकर नरेंद्र मोदी साहब का इस्तकबाल किया। मखाना की माला के स्वागत के पीछे अलग सियासत है। इस बार केंद्र सरकार ने बजट में बिहार और खासकर मिथिलांचल के लिए अपना पिटारा खोल दिया था और मखाना बोर्ड के गठन का प्रस्ताव रखा, जिसका उद्देश्य बिहार के प्रमुख मखाना उद्योग को समर्थन देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार पहुंचकर मखाना का जिक्र करते हुए कहा था कि वो रोज मखाना खाते हैं। मैं एक बार फिर से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए बिहार की धरती से वो किस तरीके से अपनी बात बिहार वासियों से कह रहे हैं। बिहार के मखाना की है। मखाना आज देश के शहरों में सुबह के नाश्ते का प्रमुख अंग हो चुका है। मैं भी 365 दिन में से 300 दिन तो ऐसे होंगे कि मैं मखाना जरूर खाता हूं। ये एक सुपर फूड है जिसे अब दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना है। इसलिए इस वर्ष के बजट में मखाना किसानों के लिए मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया गया है। ये मखाना बोर्ड मखाना उत्पादन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग ऐसे हर पहलू में बिहार के मेरे किसानों की मदद करेगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि बिहार के मंच से, भागलपुर के मंच से सिर्फ मखाना पर बात नहीं हुई, बल्कि नीतीश कुमार के साथ मिलकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिथिला पेंटिंग भेंट की। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश को लाडला मुख्यमंत्री बताया। इससे पहले भी आपको याद होगा कि बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिथिला पेंटिंग से बनी साड़ी पहनी थी और उसके बाद 19 फरवरी को
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का जब दिल्ली के सीएम के तौर पर ऐलान किया गया था, तब भी मिथिला पेंटिंग वाली साड़ी पहनकर सियासी संदेश देने की कोशिश की गई। मिथिलांचल को इतनी ज्यादा अहमियत देने के पीछे बीजेपी की रणनीति क्या है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना चाहता हूं। लाइए स्क्रीन पर। मिथिलांचल में, इस इलाके में करीब 40 विधानसभा सीटें आती हैं मिथिलांचल में, जिस पर एनडीए का दबदबा होता है। साल 2020 की अगर मैं बात करूं तो 40 में से सिर्फ 10 सीटों पर आरजेडी को जीत मिली थी और 30 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की थी। साल 2020 में चुनाव आयोग ने 3 चरणों में विधानसभा का चुनाव करवाया था बिहार में। पहले चरण में दक्षिण बिहार की 70 सीटों के लिए चुनाव करवाया गया था। दूसरे चरण में मगध और सीमांचल की 94 सीटों पर चुनाव करवाया गया था विधानसभा में, और तीसरे चरण में तिरहुत और मिथिलांचल इलाके की 78 सीटों पर बिहार में चुनाव हुआ था। लालू यादव की पार्टी ने पहले चरण के चुनाव में बढ़त हासिल की थी। आरजेडी गठबंधन को 70 में से 47 सीटों पर जीत मिली थी। एनडीए गठबंधन ने 22 और दूसरों ने 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। अगर मैं दूसरे चरण की बात करूं तो मुकाबला काफी ज्यादा टक्कर का था। एनडीए ने 51 सीटों पर जीत दर्ज की थी और आरजेडी गठबंधन को 42 सीटों पर जीत मिली थी। अन्य के खाते में 1 सीट गई थी। लेकिन तीसरे चरण में हुए चुनाव में आरजेडी यहां पर पिछड़ गई और तीसरे चरण में एनडीए को 52 और आरजेडी गठबंधन को 21 सीटें मिली थी और अन्य पार्टी को 5 सीटों पर जीत हासिल हुई। तीसरे चरण में हुए खेल की वजह से आरजेडी गठबंधन 122 के जादुई आंकड़े से महज 12 सीटें दूर रह गया। यह आंकड़ा बिहार का समझिए। और यही वजह है कि इस बार बीजेपी का फोकस पूरी तरीके से मिथिलांचल पर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इन बातों का इशारा कर रहे हैं। पीएम मोदी के इस दौरे में सीएम नीतीश कुमार के साथ शानदार केमिस्ट्री नजर आई। कभी पीएम मोदी नीतीश से तो कभी नीतीश कुमार पीएम मोदी से बात करते नजर आए, वो तस्वीरें भी दिखाऊंगा। तो कभी दोनों किसी बातों पर मुस्कुराते भी नजर आए। और ये जुगलबंदी सिर्फ मंच पर ही नहीं बल्कि विरोधियों पर निशाना करते भी दिखाई दिए। पीएम मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों ने मंच से विरोधियों पर हमला करते हुए जंगल राज का जिक्र भी किया था। मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं। ये नीतीश जी है जो किसानों के हक का किसी को नहीं खाने देंगे। जब ये कांग्रेस वाले, जंगल राज वाले सरकार में थे तो इन लोगों ने खेती का कुल जितना बजट रखा था उससे कई गुना ज्यादा पैसा तो हम सीधे आप किसानों के बैंक खातों में भेज चुके हैं। ये काम कोई भ्रष्टाचारी नहीं कर सकता है। ये काम वही सरकार कर सकती है जो किसान कल्याण के लिए समर्पित है। साथियों, कांग्रेस हो, जंगल राज वाले हो, इनके लिए आप किसानों की तकलीफ भी कोई मायने नहीं रखती। शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। ये बुरा हाल है। जगह जगह लोग तरह तरह की बात करते, लेकिन जो लोग भी शासन में थे तो आप समझिए शाम में भी घर से बाहर नहीं निकलते थे। और साथ में समाज में कितना विवाद होता था।
हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा वो लोग करते रहते थे। वोट मुस्लिम का ले लेते लेकिन झगड़ा करते रहते थे, होते रहता था। अब पढ़ाई का हाल खराब था, इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था उन लोगों के टाइम में, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उसका बुरा हाल था। अब बिजली तो बहुत कम थी, देहाती इलाकों में कहां कोई बिजली थी। अरे पटना राजधानी, वहां पर बिजली जो लगाए रहते थे उसमें क्या था, मुश्किल से 8 घंटा बिजली होता था। यही हालत था उस समय का। और उसके बाद हम लोगों ने कितना काम किया, किसी प्रकार का अब डर नहीं है, राज्य में प्रेम भाईचारा और शांति का माहौल है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी की नजर अब बिहार चुनाव पर है। बिहार में अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने हैं। इस बार एनडीए ने 243 विधानसभा में 225 से ज्यादा सीटें जीतने का टारगेट रखा है। दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र जैसे राज्यों को जीतकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। पीएम मोदी एक जीत के बाद अपने अगले मिशन पर लग जाते हैं और यही वजह है कि केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद से बीजेपी ने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है। अब देखिए कि बिहार में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जीत की रणनीति बनाई है और कौन कौन से चुनाव वो जीत चुके हैं। ये राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आप देखिए, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीते हैं, यानी प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद से लगातार एक के बाद एक चुनाव जीत रहे हैं। क्योंकि चुनावी राजनीति में सबसे बड़ा नेता वही कहलवाता है जो चुनाव जितवाता है, और जो चुनाव जितवाने के मामले में पीएम मोदी के सामने कोई दूसरा नेता नहीं टिक पाता है। क्योंकि पिछले कुछ सालों से यह देखा गया है कि साल दर साल, चुनाव दर चुनाव, जीत और हार के बीच सिर्फ एक ही फैक्टर होता है और वो फैक्टर है मोदी फैक्टर। मोदी फैक्टर के आगे कोई दूसरा फैक्टर कहीं भी चुनाव में काम नहीं करता है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी को अनुमान के मुताबिक सीटें नहीं आई तो सभी ने कहा कि बीजेपी का बुरा दौर शुरू होने वाला है। और फिर राजनीति के जानकारों ने कहा कि बीजेपी का हरियाणा चुनाव में बुरा हाल होने वाला है। लेकिन हरियाणा ने बता दिया कि पीएम मोदी का जलवा अभी भी बरकरार है। फिर महाराष्ट्र चुनाव में भी इसी तरीके की अटकलें लगाई जा रही थी। महाराष्ट्र में भी बीजेपी की हार की भविष्यवाणी की जा रही थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में जीत का बड़ा रिकॉर्ड बना दिया। फिर उसके बाद 2025 की शुरुआत में भी बीजेपी ने वो कर दिखाया जिसे करने में 27 साल लग गए थे, और बीजेपी ने 27 साल के बाद दिल्ली में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर अपनी सरकार बनाई। अब पीएम मोदी अगले मिशन यानी मिशन बिहार में जुट गए हैं। लगातार 3 राज्यों को जीतने के बाद बीजेपी का जोश पूरी तरीके से हाई है। जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या दिल्ली के बाद बीजेपी के लिए पूरे देश में कमल खिलना आसान हो गया? क्या अब दिल्ली के बाद पूरे देश ही भगवा होने वाला है? इस सवाल के पीछे वजह है, और वो वजह क्या है? दिल्ली की जीत के बाद हिंदुस्तान की सियासी नक्शा पूरी तरीके से बदल जाना, और नए सिनेरियो में अब भारत के 19 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में एनडीए की सरकार है। यानी कुल 21 में से 6 राज्यों में एनडीए के सहयोगी मुख्य भूमिका में है, और 15 राज्यों में बीजेपी खुद ड्राइविंग सीट पर बैठी है, सरकार चला रही है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए देश का पावर मैप दिखाना चाहता हूं, जरा देख लीजिए। भारत के पूरे सियासी मैप पर आपको बीजेपी के विरोधी खोजने पर मिलेंगे, और उत्तर से लेकर मध्य भारत तक, पश्चिम से लेकर पूर्वी भारत तक सब भगवा भगवा आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। सबसे पहले उत्तर भारत की मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है।
हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, पंजाब में आम आदमी की पार्टी की सरकार है। इसके अलावा पूरा उत्तर भारत भारतीय जनता पार्टी के पास है। चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, पश्चिम भारत में महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा में बीजेपी की सरकार है। पूर्वी उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार में जेडीयू के बीजेपी सहयोगी है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। ओडिशा में बीजेपी की सरकार है। बाकी पूरा पूर्वोत्तर भी भगवा ही नजर आता है। असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार है, अपनी सरकार बना रखी है। और जबकि मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और सिक्किम में उनके सहयोगियों की सरकार है। यानी दक्षिण भारत की अगर मैं बात करूं तो यहां आंध्र प्रदेश में बीजेपी चंद्रबाबू नायडू की सहयोगी है और इसी तरीके से पुडुचेरी में भी एनडीए की सरकार है। तो इस तरीके से जो भारत का नक्शा था वो पूरी तरीके से बदलता जा रहा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौर में बीजेपी की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली की जनता के बाद देश का सियासी नक्शा भी पूरी तरीके से बदल गया है। 21 में से 6 राज्यों में बीजेपी के सहयोगी मुख्य भूमिका में हैं और 15 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। और वो 15 राज्य कौन कौन से हैं जिसमें खुद बीजेपी अपने दम पर चुनाव जीती, वहां उनके मुख्यमंत्री हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना चाहता हूं, लाइए स्क्रीन पर। देखिए, जहां जहां बीजेपी की सरकार है, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, उड़ीसा, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री है। मणिपुर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन अभी यहां राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। इसके अलावा 6 राज्यों में बीजेपी सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार चला रही है। इसमें बिहार है, आंध्र प्रदेश है, पुडुचेरी है, मेघालय है, नागालैंड है, सिक्किम जैसे राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार चला रही है। अगर आबादी के हिसाब से मैं बात करूं तो इस वक्त भारत के करीब 140 करोड़ आबादी में 92 करोड़ आबादी पर एनडीए का राज है। इसमें बड़ी बात यह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता केंद्र में आई, उस वक्त भारत में सिर्फ 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी और आज 15 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। अब 2014 के मुकाबले में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के हालात क्या हैं, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना बताना चाहता हूं। 2014 में बीजेपी की 5 राज्यों में सरकार थी और एनडीए की 6 राज्यों में सरकार थी। जब भारत की 19.5% पर बीजेपी की सरकार थी, 22% आबादी पर एनडीए की सरकार का राज था और 2019 में बीजेपी 12 राज्यों के सरकार बना ली थी। एनडीए की 18 राज्यों में सरकार बन गई थी। इस तरीके से 2019 में बीजेपी 41% आबादी पर राज कर रही, जबकि एनडीए के साथ मिलकर 54% आबादी पर राज कर रही थी। अब 2025 में अगर देखें तो बीजेपी अपने दम पर 15 राज्यों में सरकार बना चुकी है। एनडीए के साथ मिलकर 21 राज्यों तक पहुंच चुका है। आबादी के हिसाब से अगर देखें तो भारत की 92 करोड़ आबादी पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यह बात किसी से छिपी नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि
मजबूत और निर्णायक नेता की रही है। मुश्किल फैसले लेने के पीछे मोदी नहीं हटते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सालों से ज्यादा वक्त ऐसे कई बड़े फैसले लिए हैं जिससे भारत में बनी बनाई परंपरा तोड़ दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो कर दिखाया जो दशकों से बाकी नेता भारत में, हिंदुस्तान में नहीं कर सके। और यही वजह है कि मोदी की गारंटी पर जनता अपने वोट की वारंटी पर मोहर लगा रही है। अब बिहार में बीजेपी और नरेंद्र मोदी की अग्नि परीक्षा होनी है। उसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है और नरेंद्र मोदी लगातार एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में तैयारी से जुट जाते हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी से लेकर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जहां भी चुनाव होते हैं वहां जुट जाते हैं, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी का मिशन होता है। और इसीलिए बिहार में भी जिस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा वो देखना भी दिलचस्प होगा। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।